हम लोग का आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है 12th का, नहीं? यस सॉल्यूशंस। मतलब सॉलिड स्टेट तुम लोग का हो गया खत्म? नो सर। अभी चल रहा है? यस सर। सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग बेसिक चीजें ही करेंगे, ठीक है? जो मोल कॉन्सेप्ट का तुम लोग को बोले थे थोड़ा बहुत पढ़ के रखना। तो मोल कॉन्सेप्ट का जो भी वहाँ पे टर्म सब पढ़े थे कुछ कुछ, ठीक है, वो सारा यहाँ पे यूटिलाइज होगा। वही सारा बेसिक चीज आज करेंगे, ठीक है? मेन टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन, अगर ये टर्म अगर तुम लोग को पता होगा तो सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशन एक्चुअली क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें कि मिनिमम दो कंपोनेंट तो रहेंगे या दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐसे: सॉल्यूशंस आर homogeneous mixtures of two or किसका ऑडियो म्यूट करो? या अनिल कौन है? ठीक है। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ठीक है? तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होंगे, ये दो टाइप के कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। पढ़ रखे होगे तुम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। ये Yes, सॉल्यूट और सॉल्वेंट yes, sir. ये दोनों मिल के ही तो सॉल्यूशन बनाता है ना। अब हो सकता है बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट जो है एक से ज्यादा होगा, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्वेंट एक से ज्यादा होगा, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे दो कंपोनेंट अभी हमको दिख रहा है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाएगा। तो जरूरी नहीं है कि दो ही कंपोनेंट हमेशा रहेंगे, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी रह सकते हैं, उसमें सॉल्यूट भी ज्यादा हो सकता है या सॉल्वेंट ज्यादा हो सकता है, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का सॉल्यूशन लिया है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशंस जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स, समझ में आ रहा है? जिसमें कि एक सॉल्यूट होगा हमारा, एक सॉल्वेंट होगा। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो, टू कंपोनेंट्स, जिसमें एक कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब जनरली हम लोग सॉल्यूट किसको बोलते हैं बताओ तो? सॉल्यूट जिसका मोलर कंसंट्रेशन लेस हो। हाँ, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो जनरली सॉल्यूट कहलाता है, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एक्सेस में जो प्रेजेंट होता है, एक्सेस जो कंपोनेंट एक्सेस में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्वेंट बोला जाता है जनरली। तो जनरली ये देखा गया है कि हमारे सॉल्यूशन का जो फेज होगा ना, वो जनरली किससे मैच करता है? सॉल्वेंट के फेज से। समझ आ रहा है बात? सॉल्वेंट अगर मान लो, क्योंकि सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है ना, तो जनरली ये देखा गया कि सॉल्वेंट अगर हमारा लिक्विड फेज में है तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसका फेज भी क्या होगा? लिक्विड फेज ही होगा, ठीक है? अगर सॉल्वेंट हमारा गैस फेज में है तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो गैसियस फेज में ही रहेगा। तो जनरली ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जो सॉल्वेंट का फेज होता है जनरली सॉल्यूशन का फेज वही होता है, ठीक है? इतना बात समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, तो अब इसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि तुम लोग को मोल कॉन्सेप्ट में भी बताया गया होगा, कि वो सारे टर्म्स जो हैं हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। सबसे पहला टर्म है इसमें मास परसेंटेज। परसेंटेज बाय मास जो पढ़े होगे तुम लोग, मास परसेंटेज पढ़े हो? या वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंटेज हम लोग बात कर रहे हैं। तो वेट बाय वेट परसेंटेज यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म में अगर बात करोगे, तो जैसे हमको निकालना है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे। हम लोग मास बाय मास mass ले of रहे हैं, solute by mass of तो इसका हाँ, solution. mass of हाँ solid by mass of solution मास ऑफ सॉल्यूट by डिवाइडेड mass. बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे नीचे हम लोग टोटल मास लेंगे, मतलब मास ऑफ टोटल मास में सोल्यूशन का मास आ गया। सोल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास ऐड कर दोगे तो वो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन है इनटू 100%। यहाँ से जो आएगा हमारा मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। इसी तरह मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन अगर निकालना है तो ऊपर सॉरी सॉल्वेंट अगर निकालना है तो ऊपर सोल्यूट के जगह सॉल्वेंट, नीचे सोल्यूशन इनटू 100। जैसे मान लो कहीं पे अगर तुमको दिया है कि 10% ऑफ ए सोल्यूट, ठीक है, 10% ऑफ ए सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वाटर बाय मास। इसका क्या मतलब हुआ? 10 gram solid in 100 gram water. हाँ, कि अगर हम लोग 100 ग्राम बाय मास यहाँ दिया हुआ है ना, तो अगर हम लोग 100 ग्राम जैसे मान लेते हैं, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन का मास ले लें, ठीक है, 100 ग्राम हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम कर लेंगे हम लोग 100 ग्राम। तो 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन हमारा है तो उसमें हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बताओ? 10% है 90 इसका। Yes, sir. तो 10 मास ऑफ gram. मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 10 ग्राम हो गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट का मास 90 gram. 90 ग्राम 90 ग्राम। तो ये अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है तुम्हारे पास 10% ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वाटर बाय मास, इसका मतलब कि 10 ग्राम सॉल्यूट को जब हम लोग 90 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन जो बनेगा हमारा वो 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ आया? तो ये अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये समझना है तुमको कि मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट है 90 ग्राम, और ये दोनों मिलके 100 ग्राम का सॉल्यूशन। ठीक है, Yes. चलो। तो पहला हो गया हमारा मास परसेंटेज, मास बाय मास है। दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसमें देखोगे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करो या एम से रिप्रेजेंट करो, बात बराबर ही है। केमिस्ट्री में मास और वेट तो एक ही है, इसमें तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं करते हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो डब्ल्यू बाई वी ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ऊपर आएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ रहा है बात? Yes. ऊपर क्या आएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास लेना है हमको, और नीचे सॉल्यूशन का क्या लेना है? वॉल्यूम। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। यहाँ से जो आएगा ये परसेंट। यहाँ पे तुमको डेंसिटी पता होना चाहिए, ठीक है। इसको करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे कैसे होता है। तो ये गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? दोनों का वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम हाँ, दोनों का वॉल्यूम लेना है हमको, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्वेंट का भी, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, ठीक है। ये तीसरा हो गया। फोर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपी, पढ़े हुए पीपीएम, Yes, sir. ppm. पार्ट्स पर मिलियन। जो बहुत 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 छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको हम लोग मिलियन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या हुआ ना, नंबर ऑफ पार्ट्स, क्योंकि 1 मिलियन में कितने पार्ट्स होंगे? 10⁶। ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम अगर निकालना है किसी भी चीज का, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट। उस कंपोनेंट का कितना पार्ट्स है, दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, और इनटू क्या कर देंगे हम लोग 10⁶, क्योंकि हमको पता है कि 1 ppm में कितने होंगे, 10⁶ होंगे, पार्ट्स पर मिलियन है, इन टर्म्स ऑफ मिलियन हम लोग बात कर रहे हैं, तो ppm यहाँ से जो भी आएगा वो हमारा ppm हो जाएगा। समझ आ गया बात? Yes. Yes, sir. जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 5.8 ppm हम लोग लिए हैं, तो 5.8 ppm का मतलब क्या हुआ? अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें मास के टर्म में, तो मास के टर्म में हम लोग क्या बोल देंगे कि 5.8 ग्राम प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम पर 10⁶ ग्राम में। समझ में आ रहा है कि किसी भी पार्टिकल का अगर 5.8 ppm हमको कंसेंट्रेशन दिया गया है, तो उसका मतलब क्या हुआ? 5.8 ppm का मतलब क्या हुआ कि उस सब्सटेंस का अगर हम लोग 10⁶ ग्राम लेंगे, 10⁶ मतलब टोटल सॉल्यूशन अगर लोगे, तो उसमें उस सब्सटेंस का मास कितना प्रेजेंट है? 5.8 ग्राम। बात समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes. तो ये हो गया ppm। बहुत जगह देखोगे ppb भी रहता है, पार्ट्स पर बिलियन, तो वहां पे 10⁹ से, Yes. ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन अगर रहेगा तो 10⁹ से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल एक्स जैसा होता है ना, जनरली एक्स लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये ग्रीक सिंबल है काई, काई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी पता ही है तुम लोगों को। Yes. अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखना है हमको, तो ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट By बाय total टोटल, moles. टोटल मोल्स में n ऑफ सॉल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू क्या कर दोगे? हाँ, इनटू कुछ करोगे क्या? No sir, ratio है, कुछ नहीं होगा। बस ये रेशियो है, ठीक है। अगर मोल परसेंटेज पूछा जाए तो मोल फ्रैक्शन निकाल के इंटू 100% कर दो। ये जो है मोल फ्रैक्शन, इसका कोई कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, ठीक है। सर मोल फ्रैक्शन एक बार बता दीजिए। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिखना है, तो ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितना भी है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। यही आ गया हमारा यही मोल मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। हाँ, अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का अगर निकालना है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स, तो एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, अगर मान लो 2 कंपोनेंट है या 3 कंपोनेंट है, तो उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम करोगे ना, तो हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। बात समझ आ रहा है? Yes. सम ऑफ, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस of all the components in a solution is always equal to, किसके बराबर आएगा? 1। मान लो किसी में 2 कंपोनेंट हैं ए और बी, ठीक है। किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है ए और बी, एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये हमेशा किसके इक्वल आएगा? इक्वल टू 1। अगर 3 कंपोनेंट होंगे, मान लो ए बी और सी 3 कंपोनेंट है, तो उन तीनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा? 1 के बराबर। बात समझ रहे हो ना? Yes sir. Yes, sir. तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सभी का मोल फ्रैक्शन का अगर सम करोगे तो वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 6th टर्म, मोलैरिटी।
मोलैरिटी भी तुम लोग पढ़ चुके होगे, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको। Yes. इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर Number of ऑफ moles of solute मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद by volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लेंगे हम लोग लीटर में लेंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, और इसको हम लोग ये डिनोट करते हैं स्मॉल m से, या फिर मोल्स पर लीटर से भी लिख सकते हो, वही मोलैरिटी के बराबर है। ठीक है, सेवेंथ मोलैलिटी, ये भी पढ़े होगे तुम लोग, स्मॉल m। मोलैलिटी क्या होता है? स्मॉल m जो है, Moles of solute per हाँ kg By of weight of solvent in kg. solute of solvent. हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर सेम रहेगा, नीचे जो आएगा ये मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, ये चीज ध्यान रखना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट जो भी लेना है हमको केजी में लेना है। ठीक है, Yes, sir. तो ये सारे कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि तुम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ रखे हो। अब इसको देखो, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसके क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस, वो सब आज प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करना होगा, ये सब तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट में भी किए होगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना तुम लोग। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6O2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे बताए हैं अभी ऊपर कॉन्सेप्ट वैसे ही अप्लाई करके सॉल्व करो। यहाँ पे देखो तुमको सॉल्वेंट नहीं दिया गया है, तो सॉल्वेंट नहीं दिया जाएगा ना जहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट तुम लोग सॉल्वेंट क्या ले लोगे? वाटर। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. तो जहाँ पे सॉल्वेंट अगर तुमको नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वाटर ले लोगे, उसके अलावा कोई और सॉल्वेंट अगर होगा ना तो वो मेंशन कर देगा तुमको, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वाटर ले लेना।
हो गया? Sir, 0.06. Yes, sir. मेरे में 0.0667. 0.06। चलो ठीक है, सबका आ गया ना? सिंपल Yes, सा sir. है यहाँ पे। किसी को बताना है, देख लो एक बार। जैसे एज्यूम करने बोले तो तुम लोग को वैसे ही एज्यूम करना है। सॉल्यूट का मास यहाँ पे क्या एज्यूम कर ले तुम लोग? 20 ग्राम, ठीक है। Yes. तो जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? वाटर जो है सॉल्वेंट, ये 80 ग्राम हो जाएगा, है ना। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा हमारा? 20 ग्राम गिवन मास है, By और 60. मोलर मास, ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है इसका मोलर मास 62 ग्राम है। तो यहाँ से मोल्स आ जाएगा तुम्हारा सॉल्यूट का, और यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? 80 ग्राम बाय 18. मोलर मास 18 ग्राम। तो यहाँ से निकाल लोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमको, तो यहाँ से कर लोगे रेशियो लेके, है ना। Yes, sir. और सॉल्वेंट का अगर निकालना रहता तो सिंपल था, यहाँ पे तुमको सॉल्वेंट के लिए अलग से नहीं निकालना है, क्योंकि दो ही 1 से कंपोनेंट है। माइनस कर देंगे. तो One से 1 से, हाँ 1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। फॉर्मूला पता है ना एसिटिक एसिड का? CH3COH. इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6। चलो फाइंड आउट करो। Sir, 10. Sir, 10 by 18. 0.55. 0.55, Yes, sir. ठीक है। हो गया सबका? आया या नहीं? सिंपल है, मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है वो यूज करोगे। यहाँ पे हम सॉल्यूट का मास हमको 2.5 दिया है, इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 2.5 by 2.5 ग्राम बाय मोलर मास कितना है एसिटिक एसिड का? 60. 60. 60। तो यहाँ से मोल्स आ जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमको नीचे चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। तो 75 ग्राम दिया हुआ है, तो केजी में क्या आ जाएगा? 0.075, यही आ जाएगा ना। Yes, sir. तो इन दोनों का रेशियो ले लो बस, तो मोलालिटी आ जाएगा। आ जाएगा? Yes, sir. तो सॉल्व कर लेना। मोलालिटी जो है यहाँ पे, मोलालिटी आ जाएगा तुम्हारा 0.55, 0.556 है, ये स्मॉल m। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ benzene in a solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4।
ठीक है, चलो करो तो। जीरो पॉइंट फोर सिक्स 0.46 किसका किसका आ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। कंपेयर करो, देखो किसका किसका आ रहा है। 0.58। पता नहीं, इसका आंसर है नहीं मेरे पास, सॉल्व करो तुम लोग खुद ही। Yes, sir. 0.458. Yes, sir. 46 आ रहा है। Yes, sir. 0.458. 46 आ रहा है। 0.46 सर। हाँ ठीक है, चलो सही है। आ गया सबका? बताना तो नहीं है ये? नो हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला पता है? CH2NO. Yes. NH2CONH2, ठीक है, Yes. ये यूरिया required in making 2.5 kg of 0.25 molal aqueous solution। चलो करो।
बन गया? Yes, sir. 37. 37? Yes, sir. कैसे बनाए? Sir, water का sir 38.7 कुछ। हम्म, वाटर का क्या? sir water का mass 1000 लिए। वाटर का मास 1000 लिए, फिर क्या हुआ? सर फिर मोलर मास ऑफ यूरिया सर 60 ग्राम आ रहा है, हम्म, तो सर 0.25 देखो यहाँ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.25 मोलर। तो यहाँ पे एजम्पशन करते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन में एज्यूम करना पड़ता था, तो यहाँ पे अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन या सॉरी मोलालिटी है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लोग 1 kg एज्यूम कर लें, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर 1 kg या फिर 1000 ग्राम एज्यूम कर लें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हमारा 1 kg है, तो अगर मोलालिटी 0.25 है, तो इसमें मास ऑफ यूरिया कितना होगा? या मास ऑफ यूरिया नहीं, मोल्स ऑफ यूरिया। समझ आ रहा है? मोल्स ऑफ यूरिया कितना होगा? 0.25 मोल होगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर 1 kg मान लोगे, तो उसमें हमारा जो सॉल्यूट है यूरिया, उसका मोल्स कितना होगा? जितना मोलालिटी दिया गया है, तो 0.25 मोल्स हो गया। अब मोल्स ऑफ यूरिया अगर हम लोग निकाल लिए, तो मास ऑफ यूरिया नहीं निकाल सकते हम लोग, मोल्स इनटू मोलर मास। उसका मोलर मास कितना होता है यूरिया का? 60। 60 ग्राम। तो 0.25 इंटू 60 करोगे, कितना आएगा? 15? यही आ रहा है क्या? यस। अब देखो यहाँ पे हमारा मोल्स ऑफ यूरिया आ गया 15 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग एज्यूम किए थे 100 ग्राम, 1000 ग्राम, और मास ऑफ यूरिया है 15 ग्राम। अब पूछा गया है कि कितना यूरिया चाहिए हमको 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन बनाने में, एक्वस सॉल्यूशन यूरिया का। तब यहाँ पे हम लोग यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे, यहाँ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया हमारा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया बताओ? सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास। तो सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम एज्यूम किए थे, सॉल्यूट हमारा 15 ग्राम आया, तो ये कितना आ गया? 1015 ग्राम। ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग 1015 ग्राम अगर हमारा सॉल्यूशन है, 1015 ग्राम अगर सॉल्यूशन लिए हैं, तो इसमें सॉल्यूट कितना है हमारा? 15 ग्राम। सॉल्यूट है हमारा 15 ग्राम। तो अगर हम लोग 2.5 kg सॉल्यूशन लेंगे, 2.5 kg मतलब 2500 ग्राम, है ना? तो अगर 2500 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे, तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा हमारा? 15/1015 इंटू 2500 ग्राम। होगा या नहीं? यही है ना, यूनिटरी मेथड लगा लिए हम लोग। तो इसी को सॉल्व करो, सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। यस 37 आ रहा है इसमें। नियरली तुम्हारा 37 के आसपास आ जाएगा, तो 37 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत? यस। किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ इसमें। No. सबका आ गया? यस। यस sir. Yes, sir. चलो, तो अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मेन टॉपिक्स इसके नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो पहला ये लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट। इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट मोलालिटी, ठीक है, ऑप्शन बी मोलैरिटी
and option C, mole fraction of Ki, potassium iodide, if the density of 20%, उस रूम से आएगा। If the density of 20% mass by mass है, ठीक है, m by m, aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है। Ki का मोलर मास पता है ना तुम लोगों को? सर 166। आयोडीन का 127 होता है, ठीक है, मास नंबर, और पोटेशियम का कितना होता है? 39, ठीक है, तो कर लेना। समझ रहे हो ना? डेंसिटी दिया गया है तुमको, और 20% मास बाय मास एक्वस क्या है, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे क्या, वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है। बनाओ इसको। बना रहे हो? यस सर। सर मोल फ्रैक्शन आएगा 1.45। मतलब मोलैरिटी 1.45, मोल फ्रैक्शन 0.0263। इतना जल्दी बन भी गया तुम्हारा? यस सर, उसका डेंसिटी से इक्वेट कर दिया। क्या बाकी लोग? हेलो? Yes, sir. यहाँ भी एजम्पशन लेके कर सकते हो, ठीक है। जैसे ध्यान दो, तुमसे क्या बोला गया कि 20% है, जो हमारा सॉल्यूट है उसका मास है 20%, ठीक है, परसेंटेज बाय मास दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका डेंसिटी दिया गया सॉल्यूशन का 1.202 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग एज्यूम कर लें, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग 1 लीटर एज्यूम करें, 1 लीटर में कितना हो गया? 1000 ml, ठीक है। समझ आ रहा है बात? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1000 ml एज्यूम करोगे, तो यहाँ से तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं हमको? यस सर। कैसे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम अज्यूम नहीं करेंगे सर, वो सीधे 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास अज्यूम कर लेंगे। अरे यार, फिर मोलैरिटी भी तो निकालना है ना तुमको, तो उसके लिए तो वॉल्यूम एज्यूम करना होगा ना। कोई एक चीज तो करना ही होगा तुमको, हम यहाँ वॉल्यूम एज्यूम करके कर रहे हैं। यस बात समझ आ रहा है? यस। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर वन लीटर एज्यूम करें या 1000 ml, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम है हमारा 1000 ml और डेंसिटी है हमारा 1.202 ग्राम पर ml,
ठीक है, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना आ गया, 1202 ग्राम आ गया, Yes, sir. बोलो। अब मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 1202 है तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बता सकते हो? 20% इसका, 20% ऑफ 1202 ग्राम, यस और नो? यस 20% इसका कितना हो जाएगा? 1202 का 20% 0.2 से करो जल्दी से। 240.4 240 यस 240.4 ग्राम, ये आ रहा है। अब ये मास ऑफ सॉल्यूट आया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो के आई है हमारा सॉल्यूट, के आई का मोलर मास कितना आया? 166 166 166 ग्राम। तो यहाँ से मोल निकलेगा, कितना मोल आया अप्रोक्सीमेटली बताओ डिवाइड करने पे? सर 1.4 के आसपास। राउंड ऑफ करके बताना। 1 पॉइंट सर के 1.448 1.45 1.448 मतलब 1.45 ले रहा है, ठीक है। तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब हम लोग मोलारिटी मोलालिटी जो भी निकालना चाहें सब निकाल सकते हैं या नहीं? इसके लिए हमको सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट भी तो चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट तो ऑलरेडी है ही, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको चाहिए, तब तो मोलालिटी निकाल सकते हैं हम लोग। यस तो yes मास sir. ऑफ सॉल्वेंट नहीं आ जाएगा यहाँ से, दोनों डेटा मेरे पास है 1202 माइनस 240.4। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से कितना आ गया हमारा माइनस करके? सब्ट्रैक्ट करो जल्दी, कितना आ रहा है? बोलो, हेलो। अरे 1202 माइनस 240.4 कितना आया? आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो। सर 1161 अरे यार क्या कर रहे हो तुम? 961.6 अब डिवाइड सब्ट्रैक्ट करने भी सिखाना होगा क्या? 961.6 ये मास ऑफ सॉल्वेंट आया था। अब दोनों चीज नहीं कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, मोलारिटी मोलालिटी दोनों आ जाएगा। सबसे पहले मोलालिटी निकालते हैं हम लोग। मोलालिटी क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा है 1.45 और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए हमको। केजी में चाहिए तो क्या करोगे, 0.962 आ जाएगा केजी में, यही तो होगा ना, मोल पर केजी। क्या बोलो? हेलो। Yes, sir. तो पहला यहाँ से मोलालिटी आ गया, दूसरा मोलारिटी निकालना है, इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। मोलारिटी कैपिटल एम निकालना है, तो मोलारिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर 1.45 मोल और नीचे क्या लोगे? सर वो तो हम लोग तो 1 लीटर ही एज्यूम किए थे। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर एज्यूम ही किए हैं, तो यही हमारा 1.45 मोलर ही आ गया मोलारिटी, ठीक है। कोई दिक्कत? तीसरा No, sir. मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन के आई का। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1.45 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो यहाँ पे तुमको मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना होगा, एन ऑफ सॉल्वेंट। एन ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा तुम्हारा, 961.6 ग्राम डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर ही है ना, वाटर ही है ना सॉल्वेंट, Yes, एक्वा sir. सॉल्यूशन है तो बाय 18 ग्राम करोगे, यहाँ से मोल ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा तुम्हारा।
यस सर। तो यहाँ पे टोटल मोल्स ऐड करके यहाँ पे पुट कर दो, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यहाँ पे तुम लोग Yes. अगर तुम मास ऑफ सॉल्वेंट एज्यूम करते 1000 ग्राम, तो वहां से डायरेक्टली तुम्हारा मोलैलिटी आ जाता, फिर मोलैरिटी में तुमको डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ता। बात समझ रहे हो? Yes. तो यहाँ पे हम क्या किए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम किए 1000, तो इससे मोलैरिटी वाला डायरेक्ट आ गया, मोलैलिटी में हमको सॉल्व करना पड़ा। तो किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको मोलैरिटी दोनों फाइंड आउट करना था, तो किसी एक को ही एज्यूम कर सकते हैं ना हम। बाकी दूसरा तो डेंसिटी से हमको रिलेट करना ही पड़ेगा उसको, क्या? यस Yes. sir. बहुत जगह देखोगे तुमको बुक में फॉर्मूला मिलेगा डायरेक्ट, मोलैरिटी से मोलैलिटी में कन्वर्ट कैसे करें, बड़ा सा फॉर्मूला होता है। Yes sir. देखे हो? डेंसिटी और फिर उसका वो यस सर मास वगैरह से इक्वेट करके आप। हाँ, तो वो सब उतना फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? वो सब फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बड़ा सा फॉर्मूला होगा, जरा सा भी इधर उधर गलती होगा पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए एज्यूम करो, 100 एज्यूम करो और आसानी से, या 1000 एज्यूम करो, तुरंत एकदम फास्ट हो जाएगा, ठीक है? वो एग्जाम में डेटा ऐसा दिया रहेगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ पे डेसिमल वाले डेटा मिल रहा है, एग्जाम में ऐसा डेटा दिया रहेगा कि आसानी से कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है? तो फॉर्मूला वो सब याद करने के पीछे मत जाना, डायरेक्टली तुम लोग 1000 एज्यूम करके ये करोगे तो ये से कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है? और गलती भी नहीं होगा, समझ रहे हो ना? याद भी नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है? तो प्रोसेस ध्यान दो, प्रोसेस ये करोगे, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? Yes. ओके तो ये सारा आज जो भी था मोल कॉन्सेप्ट का ही इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स, या उसके ही कुछ कुछ टर्म्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये सारे टर्म्स थ्रू आउट द चैप्टर हमको यूज पड़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए ये सब डिस्कस करना जरूरी था तुम लोगों को। क्वेश्चंस भी करा दिए कुछ कुछ। नेक्स्ट क्लास से इसका जो प्रॉपर इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं, हेनरीज लॉ से स्टार्ट करेंगे, फिर राउल्ट्स लॉ होगा, ठीक है? उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। एक बार ये चैप्टर देख लेना तुम लोग, सबके पास बुकलेट मिला हुआ है इस चैप्टर का? No sir. नो सर। पीडीएफ तो होगा? देखना Yes, पड़ेगा, sir. पीडीएफ तो ग्रुप में आया नहीं था। कुछ नहीं है। ग्रुप में नहीं, वो लिंक तो एक मिला होगा ना, उसमें सारे हाँ, पीडीएफ वो तो लिंक हैं। में देखना पड़ेगा सर, उसमें हाँ, होगा। तो वहां से पीडीएफ मिल जाएगा तुम लोगों को, वहां से डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से हम इसके टॉपिक्स सब स्टार्ट करेंगे, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, फिर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो सारा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो मेनली 4 कॉलिंग, बहुत ही आसान चैप्टर है इसमें, ठीक है? डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। न्यूमेरिकल सब अगर समझ जाओगे, फॉर्मूला अप्लाई करने, तो आसानी से सारा बन जाएगा। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेनली डिस्कस करना है हमको, ठीक है? उसके बाद और भी कुछ कुछ है, वांट ऑफ फैक्टर वाला टर्म्स है, तो ये चलेगा अभी पूरा, ठीक है? सर तो लेक्चर उसको का सर, पीडीएफ बुकलेट का हार्ड कॉपी कब तक मिल पाएगा? अब खुलेगा ऑफलाइन, तब तो लॉकडाउन लग गया नेक्स्ट कल से। ऑफिस हाँ। जाके ले सकते हैं। अरे लॉकडाउन लग गया तो बंद रहेगा ना सारा कुछ। परसों से है ना सर लॉकडाउन? हाँ, 22 तारीख से सर तो पूरा कंप्लीट लॉकडाउन है। सर सर हाँ बोलो। लेक्चर का पीडीएफ फॉर्मेट भेज दीजिए। तो लेक्चर का पीडीएफ तो सेंड करते ही है ग्रुप में, ओके वहां से मिल जाएगा ग्रुप से। हाँ बोलो। सर लिंक पे तो नहीं दिखा रहा है सर। क्या ड्राइव में नहीं है इसका? मिल जाएगा वहां पे, सारे टॉपिक्स का तो है ही। नहीं तो बोल देंगे, सेंड कर देंगे ग्रुप में पीडीएफ। पिन किया हुआ है ग्रुप पिन मैसेज, एक पिन मैसेज है ग्रुप में, उसी में। हाँ, तो उसमें देखो, ड्राइव में नहीं होगा तो ग्रुप में मैसेज कर देना, वो भेज देंगे, यस सर। ठीक है?
यस मिल गया सर सॉल्यूशन कोगुलेटिव प्रॉपर्टी यस हाँ चलो तो सर। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे इसमें इसके टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये समझ आ गया ना? सबका क्लियर है? मोल कॉन्सेप्ट वाला जो भी पार्ट है, ये सारे टर्म सब? यस सर। यस चलो ठीक है फिर, थैंक यू सर। चलो ठीक है thank you. सर थैंक यू।